मेरा नाम तलहा अहमद है और मेरा ताल्लुक आईटी इंडस्ट्री और एनजीओ इंडस्ट्री से। इस वक्त अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत, शोहरत और बड़े ओहदे से नवाजा है, इसमें आपके वालिदैन का क्या किरदार है? ये सारा किरदार मेरे वालिदैन का ही है, क्योंकि जो आज मैं हूँ वो अपने वालिदैन, उसके बाद मेरे असातिज़ा और फिर जो मुझे मेरे साथ जिन लोगों ने काम करा उनकी वजह से वालिदैन का बहुत इसमें अहमियत है। उन्होंने जितनी कुर्बानियाँ दी शुरू से ताकि मैं इस मकाम पर पहुँच सकूँ, ये उन्हीं की नवाज़िश है। सर, आप अपनी तालीम के बारे में बताएं। आपने कहाँ से तालीम हासिल की और किस शोबे में आप खुसूसी महारत रखते हैं? देखिए, मेरा जो ग्रेजुएशन है वो आईटी की फील्ड से है। मैं कराची यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मेरा जो मास्टर्स है वो जर्मनी से है। मैंने जर्मनी से फर्दर MBA वहाँ से MBA सर्टिफिकेशन करी थी। उसके बाद जो इसके अलावा जो मेरा मुख्तलिफ कोर्सेज के हवाले से, सर्टिफिकेशन के हवाले से इंटरनेशनल बॉडी से ताल्लुक़ रहा है। काफ़ी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस मैंने करी हुई हैं और मेजरली आईटी की फील्ड से। सर, तालीम मुकम्मल करने के बाद आप किन इदारों में सर्विसेज दे चुके हैं और आपका तजुर्बा कैसा रहा है? आफ्टर ग्रेजुएशन सिंस देन काफ़ी सारे इदारों में काम करने का मौका मिला, इंक्लूडिंग MNCs और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में काम करा, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक्स, फिनटेक इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट। सो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में काम करने का मौका मिला है विद डिफरेंट कंपनीज। ज़्यादातर जो एक्सपोजर है वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स का है, तो इंटरनेशनल कंपनीज का है, और वही प्रैक्टिसेस में कोशिश करता हूँ कि हम यहाँ वाले इन्वायरमेंट में रहें ताकि हम एक कम्पीट कर सकें इंटरनेशनल। देखिए, इंटरनेशनल कंपनी से जब मेरा ताल्लुक रहा है तो उसमें मुख्तलिफ तरीके के प्रोजेक्ट्स पे हमने काम करा है, जिसमें मतलब मैं आप MNCs और मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज की बात कर रहा हूँ, और उनके प्रोजेक्ट्स, उनकी लॉन्ग टर्म, उनके ऐसे प्रोजेक्ट्स जो 40-50 स्टेट्स में चल रहे हैं। तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स में जब हम काम करते हैं तो आपको एक अलग ही होराइजन दिखता है, एक अलग ही एलिमेंट्स दिखते हैं, और आप एज अ पाकिस्तानी आपके दिल में ये ख्याल आता है कि आप यही वाली प्रैक्टिसेस यहाँ पर क्यों नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो क्योंकि मेरा NGO सेक्टर से भी ताल्लुक है, सोशल वर्क से भी, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी मैं इंटरनेशनली देखूं, जो भी अच्छी प्रैक्टिसेस देखूं, वो सब पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करवाऊं, पाकिस्तान की यूथ में इम्प्लीमेंट करवाऊं। तो यही मेरी कोशिश रहती है, और इंक्लूडिंग फिनटेक इंडस्ट्री एज वेल, कि फिनटेक में जितनी एडवांसमेंट दुनिया में आ गई है, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली काफ़ी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई है, बट अभी स्टिल काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं जो होनी चाहिए। सर, आपने जर्मन का बताया, यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो उसके बारे में आप ज़रा डिटेल्स को बताएं, कौन सी यूनिवर्सिटी थी? देखिए, मेरा IBMI इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से जो है वहाँ से मास्टर्स है इन MBA। तो जब वहाँ पर पढ़ने का मौका हुआ ये ड्यूरिंग कोविड टाइम, तो सारी ऑनलाइन कोऑर्डिनेशन में भी वहाँ से जो पढ़ा, तो आपको अंदाजा होता है कि पढ़ाई का लेवल भी बहुत डिफरेंट है, पढ़ाई के एलिमेंट्स, सोच, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क है। तो वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, और एज अ पाकिस्तानी, एज अ सोशल वर्कर, सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए मोटिवेशन थी वो थी कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मैं यहाँ पर लगा सकूँगा, ये मैं पाकिस्तान में चीज़ें सिखा सकूँगा, ये पाकिस्तान की यूथ को ये नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकूँगा। तो ये मेरी मेन मोटिवेशन थी, और इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ। सर, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, अगर आप आंसर देना चाहें, वरना हम आगे बढ़ सकते हैं, कि इस वक्त आप किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और पहले किस प्रोजेक्ट्स पर कर चुके हैं? मैं इंडस्ट्री वाइज अगर आपको बताऊं तो करंटली मेरा मेनली ताल्लुक फिनटेक की इंडस्ट्री से, फिनटेक एंड रेगटेक, जिसमें रेगुलेटरी टेक आती है, जिसमें आपकी बैंकिंग कंप्लायंस की बैकएंड इंडस्ट्री होती है, उसकी टेक्नोलॉजी से मेरा ताल्लुक है। और उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में और लोकल मार्केट में भी काफ़ी गैप है। ठीक है, अभी 30 दिसंबर को अब डिजिटल ऑनबोर्डिंग जो है, जो आपकी कस्टमर की ऑनबोर्डिंग है, वो स्टेट बैंक ने मैंडेटरी करवाई है सारे बैंक से, ये थ्रू आउट सब ने इम्प्लीमेंट करी है। ठीक है, तो अब लेकिन ये स्टेप इंटरनेशनली आप देखें तो बहुत पहले हो चुका है, और वो पेपर बेस्ड फॉर्म से हट चुके हैं। तो इस तरह के एडवांसमेंट की हमें ज़रूरत है, और ये बहुत अच्छे इकदाम आते हैं जो स्टेट बैंक ले रहा है। ठीक है, इसी इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं भी इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जितना अपनी कंपनी में, क्लाइंट्स में जितना हम ट्रांसफॉर्मेशन ले जा सकते हैं उस पर जाएं, और पूरी कंपनीज को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करें। हमें लोगों को इतना कंफर्टेबल करना है, स्मार्टफोन आजकल हर किसी के पास है, इतना कंफर्टेबल करना है कि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करी, वहीं पर ही अकाउंट क्रिएट करा,
सिक्योरिटी के चेक्स हुए, वीडियो सबको यूज करना आती है, आपने AML KYC करी। ये मैं बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में बोल रहा हूँ, लेकिन आम आदमी के लिए वो सिंपल एक फॉर्म होगा, उसमें वीडियो खुलेगी, वहां से प्रोसेस कंटिन्यू हो गया, उसका बैंक अकाउंट खुल गया। आज आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि जो आपका पैसा है मुल्क का, वो बैंक्स में नहीं है, वो सिस्टम में नहीं है। लेट से BC सिस्टम, आप सबको पता होगा कि BC सिस्टम चल रहा है। अब BC सिस्टम में लाखों रुपए की BCयां चल रही हैं, बट वो पैसा सिस्टम में है ही नहीं। वो सब गड्डियां जमा होती हैं, गड्डियां एक बंदे को चली जाती हैं। अब आप सोचें, अगर यही पैसा बैंक्स के थ्रू रेगुलेट हो रहा हो तो वो बैंक भी अपनी ग्रोथ में यूज कर सके, वो मुल्क यूज कर सके, वो पैसा आप नेशनल फंड्स में यूटिलाइज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बहुत सारा पैसा जो है ना आज भी घरों में दबा हुआ है। वो क्यों दबा हुआ है? क्योंकि मुश्किलात है। आप जब उनको आसानियां देंगे तो वो बोलेंगे ठीक है बैंक में रखवा लो, आसानियां है, कोई मसला नहीं है। तो हमारी जो एफर्ट चल रही है वो आसान बनाने में हो रही है, क्योंकि अगर लेट से आप बैंक के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, आप स्ट्रैटेजी, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, आप बड़ी चीज़ों पे काम करना ज़्यादा चाहेंगे रादर देन कि आप सिर्फ अपना कस्टमर का डाटा ही मैनेज कर दे रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये चल रही है कि हम इस चीज़ को इतना स्मूथ कर दें कि दिन के आप 2 घंटे इस पे लगाएं, वो मोर देन इनफ हो। बाकी 7 घंटे आप इदारे की ग्रोथ पे, आप मुल्क की ग्रोथ पे, आप फाइनेंशियल इकोनॉमी की ग्रोथ पे लगाएं। सर, आप खुद को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रोशनास बनाने के लिए क्या तरीके इख्तियार करते हैं? देखें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए सबसे आपकी रीडिंग बहुत ज़रूरी है, आपका एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल एक लिंक्डइन है, तो लिंक्डइन पे बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, रोजाना आप देखेंगे 2 से 3 वर्कशॉप्स होती हैं, ठीक है। इतने सारे लोग हैं, खास करके ये जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है उसमें सब बहुत अच्छी चीज़ ये है कि दे आर ऑलवेज विलिंग टू टीच। वो नॉलेज को रखते नहीं है, तो वो तो बताने के लिए आपके अंदर वो आग होनी चाहिए कि हाँ हमें सीखना है। तो अगर मैं कुछ चीज़ सीखना चाहता हूँ तो मैं इंटरनेट पे जाके उसको 10 जगह छानता हूँ, तो मुझे उसकी बहुत सारे नए पहलू उसके सामने आते हैं। तो यही आग हमें अपनी यूथ को देनी है, यही मैं चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के जरिए से अपनी यूथ तक पहुँचाना। कि तो हमें इतना ईज हमारी यूथ को होना चाहिए कि हर चीज़ पे आपको सर्च करना है, आप देखें यार ये मैं इस तरह तो कर सकता हूँ, बट दुनिया में और ये किस तरह हो रहा है मैं देखूँ। तो मेरी भी स्ट्रैटेजी यही होती है कि मैं कंटिन्यूस जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, आप बिजनेस के आर्टिकल्स ले लें, प्लेटफॉर्म ब्लूमबर्ग देख लें, इन सब जगह से आप अपडेटेड हैं ताकि आपको पता चले कि अच्छा दुनिया में क्या हो रहा है और हम क्या चीज़ इंप्रूव कर सकते हैं। सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किन फील्ड्स को कवर करती है? देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट फील्ड है। इसमें आपकी मेनली एक तो डेवलपमेंट साइड आती है, ठीक है, फिर आपका नेटवर्क, इसमें नेटवर्किंग का जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने नेटवर्किंग के इसके एस्पेक्ट्स हैं वो ये इसमें कवर होते हैं। देन डाटा स्टोरेज, अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस की बात करें, 4th IR जो थी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी। अब जो 5th है वो डाटा रेवोल्यूशन है। दुनिया अब सिर्फ डाटा पर ही बात करेगी, तो डाटा IT इंडस्ट्री का एक बहुत क्रूशल पार्ट है जिस पर अब दुनिया काम कर रही है। पाकिस्तान में काम हो रहा है, बट आई थिंक इसको बहुत आगे लेके जाया जा सकता है। इसका जो और अदर पर्सपेक्टिव है IT में वो साइबर सिक्योरिटी है। अभी आपने रिसेंटली देखे कि हमारी 2-3 मेजर कंपनीज में हमारी 2-3 मेजर जो हमारी नेशनल कंपनीज थी उसमें साइबर अटैक्स हुए, ठीक है। इनफैक्ट एक बहुत दुनिया की जो सबसे टॉप IT कंपनी है उस पर भी साइबर अटैक हुआ, तो उनको भी चैलेंजेस आए, ठीक है। तो वो भी यानी कि अभी भी साइबर सिक्योरिटी में इतना काम है करने को जिसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी इटसेल्फ, जिसकी पाकिस्तान में बहुत कम अवेयरनेस है, एक बहुत बड़ा एलिमेंट है ये जिस पर हम काम कर सकते हैं, ठीक है। डाटा के हवाले से ये सेक्टर्स हैं जो IT में आते हैं। बाकी मैं डाटा के हवाले से इसमें ये कहना चाहूँगा कि डाटा इज 5th रेवोल्यूशन। अब दुनिया सिर्फ ये देख रही है कि जितना डाटा उसने कवर कर लिया है दुनिया भर में, वो उससे किस तरह नॉलेज निकाल सकती है। सर, आपके ख्याल में इंडिया और पाकिस्तान में क्या कंपैरिजन है इन द फील्ड ऑफ IT की फील्ड इंडिया और पाकिस्तान की अगर आप कंपैरिजन करें तो वो फर्क है 3 बिलियन और 194 बिलियन का। अगर आप मेजर बेस टाइम में कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान की 3 बिलियन है और वहां पर 194 बिलियन है। इसका रीजन आबादी हो सकता है, बट सिर्फ आबादी नहीं है। वहां पर आबादी ज्यादा है, इस तरह से लोग ज्यादा है,
ये एलिमेंट वन ऑफ दी एस्पेक्ट है कि उनको टैलेंट ज्यादा मिलता है, बट नॉट दी ओनली एस्पेक्ट। वहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है, ठीक है। तो मैं उनसे बजाय मैं ये ज्यादा चाहूंगा कि हम पाकिस्तान में क्या क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं इन ऑर्डर टू ग्रो आवर आईटी इंडस्ट्री। वो ये है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आपका एक नया फ्रेश ग्रेजुएट्स लड़के निकलते हैं, 3 लड़के अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो अब जो कंपनी रजिस्टर कराने का प्रोसेस है वो इतना बुरा है कि वो बोलेंगे छोड़ो हम कराते ही नहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के काफी चैलेंजेस है। जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें टैक्सेशन की ईज में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। अभी रिसेंटली भी काफी टैक्सेशन पर जो वो डिस्कशंस चले कि टैक्सेशन को और ईज दिया जाए। तो जब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देंगे, उनको फ्री लैंड दें, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, अगर आप लेट से 10,000 बंदों की कंपनी खड़ा करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की कोई भी कंपनी उतना कैपिटल लेके नहीं बैठेगी कि वो 10,000 बंदों के लिए पूरी जगह 4 बिल्डिंगें खरीद ले। तो वो ग्रोथ आप कैसे अचीव करेंगे? तो जब गवर्नमेंट के जो टेक्नोलॉजी फ्री जोन्स हैं, सो इसमें एक अभी जैसे लाहौर में क्रिएट हुआ है, इस तरह के बहुत सारों की जरूरत है। जब आप फ्री जोन्स बनाएंगे, वहां पर कंपनीज खुलेंगी, उनको पता है कि हमें रेंट नहीं देना, हमें ये वाला मसला नहीं है, हमें सिर्फ फोकस करना है काम पे। तब आपके पास वो ग्रोथ आएगी जो हम चाह रहे हैं कि जो हम 3 बिलियन को उठा के 194 बिलियन से कंपेयर कर रहे हैं, तो तब आप कुछ ऊपर अपना बार ग्राफ ला सकते हैं। उसके बगैर ये चीज काफी मुश्किल है। अगर आपने अब्रॉड में तालीम हासिल की है तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताएं कि वहाँ से आपने क्या सीखा? तालीम आपको बहुत कुछ सिखाती है। अब्रॉड में तालीम भी हासिल करना और अब्रॉड में इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करना भी। तो देखिए, सबसे बड़ा जो सीखने को मिला और जो मुझे एक डिफरेंस लगा वो ये है कि माइंडसेट का काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। एक हमारा माइंडसेट तालीम को लेकर ये है कि वो तालीम हमें इसलिए लगानी है कि बस वो आ जाए या बस ठीक है अब ज़रूरत लगती है तालीम की। वो माइंडसेट बहुत डिफरेंट है कि वहाँ पर तालीम इस वजह से ली जाती है कि अब मुझे अगली चीज़ सीखनी है, अब मुझे अगली चीज़, ये मुझे लग रहा है मेरी नॉलेज यहाँ पर आके एंड हो गई है, मुझे इसके आगे की चीज़ सीखनी है। इस प्योरली इस मकसद से तालीम हासिल की जाती है, तभी वो तालीम से ज़्यादा कुछ अचीव कर पाते हैं। वो इस तरह से नहीं तालीम ली जाती कि यार 3 साल हो गए हैं, अब कुछ आगे पढ़ना है तो चलो ये कर लेते हैं, या पेरेंट्स ने बोला है, फैमिली का प्रेशर है तो कर रहे हैं। एक ये डिफरेंस। दूसरी चीज़ जो काम करने के तरीके में काफ़ी डिफरेंस है वो ये है कि लाइक सोचों को में और फैसले में बहुत फर्क है। यहाँ पर डेटा ड्रिवन फैसले अभी काफ़ी कम मुझे दिखाई देते हैं, लेकिन हमारा हर फैसला डेटा ड्रिवन होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कंपनी की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, किसी भी एक ऐसे लेवल के फैसलों की बात कर रहे हैं जो पूरी शहरों को, पूरी आबादियों को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो डेटा के यूज़ की बहुत कमी है। अगर आप इंटरनेशनल लोगों से जैसे आपके होगा कोऑर्डिनेशन, तो सबसे पहली बात ये होगी कि ये बताओ कितने नंबर्स पे कितनी चीज़, कितने ये वाला एलिमेंट कितने नंबर्स पे बात हो, क्या रिजल्ट दे रहा है। यानी कि सिर्फ नंबर्स की बेस पे फैसले होते हैं। सर, इस वक्त पाकिस्तान में कौन सी आईटी कंपनीज है जो बहुत अच्छा काम कर रही है? देखिए, माशाल्लाह से ये बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि बहुत सारी कंपनी माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रही है। नेटसोल आपके जो लाहौर में है, यहाँ पे सिस्टम्स 10 पॉइंट्स यहाँ पे माशाल्लाह से वन ऑफ द एक्सेप्शनल कंपनी इन्वायरमेंट जो बंदे को मेंटली रिलैक्स भी रखता है और काम भी अचीव करते हैं। बहुत सारी इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। 10 पॉइंट्स यूनिवर्सिटी इन्होंने मेंटेन करी है। सिस्टम्स का बहुत अच्छा फ्लो है, 4U3, TPS, अवांजा, ये बहुत अच्छी कंपनीज हैं। हमारा हर बच्चा, पाकिस्तान की पूरी आबादी भी अगर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल बन जाए तब भी शायद हम दुनिया की नीड पूरी ना कर सकें। तो स्कोप इज अनलिमिटेड, you just have to learn, you have to provide opportunities कि लोग इस पे काम करें और इसको ग्रोथ की तरफ लेके जाएं। सर, आईटी की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, तो हमारे यूथ को किन किन ब्रांचेस में काम करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें? देखिए, अगर सिर्फ आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, ठीक है, अगर आपके दिल में इंटरेस्ट है किसी एक चीज़ को लेकर तो आप जिस भी आईटी की फील्ड में जाएंगे आप वहाँ पर कमा लेंगे। सर, पाकिस्तान या बैरून मुल्क में किन शख्सियत से आप बहुत मुतासिर हैं और उसकी वजह क्या है? वन ऑफ दी जो जिसमें बहुत एडमायर करता हूँ, बिल गेट्स की पर्सनालिटी है वो, ठीक है। और वो इस वजह से क्योंकि अगर आप उनकी लाइफ देखें तो वो जिस तरीके से लाइफ को लेकर उनकी जो चीज़ें हैं वो बड़ी इंस्पायरिंग है।
एज इन के जब वो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को जिस तरह खड़ा करा, तो जो डेडिकेशन उन्होंने लगाई और जिस तरह से उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को खड़ा करा, इट वाज एक्सेप्शनल। एंड दुनिया की कोई भी कंपनी अगर ग्रोथ पाना चाहती है, इनफैक्ट कोई कंपनी क्या कोई भी इदारा अगर ग्रोथ चाहता है तो वही तरीका है जो उन्होंने, यानी कि रातें लगती है, मेहनत लगती है, दिन रात आपको खाने की फिक्र नहीं होती, सिर्फ आप अपने गोल को वेट कर रहे होते हो। एक ये क्वालिटी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है वो ये है कि जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से दूरी इख्तियार करी तो उसके बाद उन्होंने जो दुनिया के इशूज पे काम करना शुरू करा। देखिए, हमारे दुनिया में आने का कोई मकसद है ना, कोई तो वजह है। तो वही बात है कि हम अगर इम्पैक्ट क्या क्रिएट कर रहे हैं दुनिया में, तो उन्होंने सबसे पहले जैसे पोलियो पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करा। उन्होंने एक सस्टेन जो वेस्ट मटेरियल है, अफ्रीका में बहुत मसला है वेस्ट का, जो बायोलॉजिकल वेस्ट है उसके प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं हो पाता, उस पर इन्होंने बहुत डिटेल में काम करा। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी पर इतना काम करा जो सस्टेनेबल एनर्जी है। तो उन्होंने न्यूक्लियर पे काम करना शुरू करा कि पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को हम किस तरह एफिशिएंट कर सकते हैं। जिन चीज़ों पे वो सोच रहे हैं, जिन चीज़ों पे बात कर रहे हैं, ये वो इश्यूज हैं जो आपको और मुझको भी उस पर बात करनी चाहिए और हम सबको इन पर सोचना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बिल गेट्स पे सर, आईटी के अलावा अपनी मसरूफियात बताएं कि आप वीकेंड पर या कोई ऐसा कोई बिजनेस हो तो हमसे शेयर करें। आईटी के अलावा बहुत मेजर काम जो मैं दिल के लिए करता हूँ, जो अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, वो है फाउंडेशन फाइटिंग पॉवर्टी, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हमारा जो है तकरीबन काफ़ी सारे सेक्टर्स में हमारे काम जो है वो एक्सपेंड होता है। हमारे वर्क एरियाज, हम एजुकेशन पे भी काम करते हैं, हेल्थ, एनवायरनमेंट, बेसिकली क्लाइमेट चेंज, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स। अभी कोविड के टाइम पे इमरजेंसी सर्विसेज में हमने पूरे कराची में हज़ारों की तादाद में राशन दिए, डॉक्टर्स के लिए पूरे पाकिस्तान में काम करा है। हमारी जो कोशिश होती है वो सस्टेनेबल प्रोग्राम्स की होती है, ऐसे प्रोग्राम है जो जिसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पर पड़ रहा हो। हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो तकरीबन 22 सिटीज़ में, चारों प्रोविंसेस में मिलाकर कोई 22 सिटीज़ में हमारी एग्जिस्टेंस है। हमारे इंटरनेशनल यूनिट्स भी हैं और हम दिन रात लोगों के लिए काम करते हैं, सिर्फ खुलूस नियत से कि इस आवाम को हमें उठा के ऊपर लेके जाना है, इसको हमें ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। तो सर ये बताएं कि अगर किसी को नीड हो, मतलब आपसे कांटेक्ट करने की फाउंडेशन फाइटिंग पॉवर्टी से, तो आप बताइए कि किस तरह वो कांटेक्ट करें। देखिए, हमने ये सिस्टम बहुत ओपन पब्लिक रखा हुआ है। हमारी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ट्रांसपेरेंसी। हमारी जितनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। हमारा प्रॉपर एक सिस्टम है, यानी कि हम केसेस सिर्फ डायरेक्टली ऐसे इस तरह नहीं लेते। हमारा पूरा FIS सिस्टम है जिसपे हमारे केसेस एंटर होते हैं सारे, फिर उनकी वेरिफिकेशन होती है, फिर पहले ऑन कॉल वेरिफिकेशन होती है, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, जाके पूरा एनालिसिस होता है, उसके बाद फिर उस पर फंड रेजिंग और उस केस को हम सॉल्व करते हैं। तो हम इसको प्रॉपर एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे लेके चलते हैं और इसमें हर चीज़ के SOPs प्रॉपर्ली डिफाइंड है, इंक्लूडिंग केसेस। सर, अपनी हॉबीज के बारे में कुछ बताइए। देखिए, हॉबीज सबसे पहले तो सिर्फ अब तो जो इस एज में तो हॉबी सिर्फ पाकिस्तान की ग्रोथ ही रह गई है। ठीक है, अब दिन रात जब भी बस एक ही ख्याल होता है, या तो जब हम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे होते हैं तो टेक्नोलॉजी के तहत, और अगर जब वहाँ से फ्री होते हैं तो फिर सोशल वर्क के जरिए से। तो बस अब सिर्फ एक ही सोते जागते बस एक ही सोच चल रही होती है कि यूथ को हम किस तरह अपलिफ्ट कर सकते हैं, यही हॉबी है। सर, हमारी यंग जनरेशन जब भी आपको देख रही है तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे बस एक चीज़ कहना चाहूँगा जो कि कोर लेवल पे आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी, वो ये है कि थिंक बिग। हमने वो करना छोड़ दिया है। हम आज तक का सोचते हैं, अगले महीने का सोचते हैं, एक साल का सोचते हैं, हमने बड़ा सोचना छोड़ दिया। तो प्लीज़ थिंक बिग। जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये बहुत छोटी सी फील्ड है, लेकिन वो छोटी सी फील्ड नहीं है। आपको लग रहा है कि मेरा ही काम बहुत छोटा सा है, लेकिन वो छोटा सा काम नहीं है। आप बड़ा सोचिए, उसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अपने आप से सवाल करें कि मैं 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ, 10 साल बाद कहाँ देखना चाहता हूँ, मैं अपने इलाके में क्या चेंजेस चाहता हूँ, मैं अपने मुल्क में क्या चेंजेस चाहता हूँ। तो थिंक बिग। आप डेफिनेटली सही डायरेक्शन में सोचेंगे और